एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की वीडियो जो है हमारी रहने वाली है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में जो एनसीईआरटी की न्यू बुक आई है इंग्लिश की, क्लास 9th की बुक कावेरी, उसका जो प्रोज 1 है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके पूरे सेशन के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो टू द एंड। ओके, सो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। चैप्टर का नाम हमारा रहने वाला है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। जो ये हमारा फ्लो चार्ट दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पोंड। ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने अपने हाथ से लिख के ये पूरी इसकी एक कह सकते हैं बुकलेट बना ली है क्वेश्चन आंसर्स की। यहाँ पर आप, ये हमारी रहेगी बुक, साइड बाय साइड मैं आपको दिखाऊंगी इसी बुक में कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज पे है, और इधर यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब। ये हमारा वर्ड वेब दे रखी है, बेसिकली आप फ्लो चार्ट कह सकते हैं, जो दे रखा है। इसमें सेंटर में आप देखेंगे लिखा है व्हाट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, यानी हमारे लिए ये जानना ज़रूरी क्यों है कि कैसे लिखते हैं और कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं। तो उसका आंसर ये रहा, टू बिकम इंडिपेंडेंट, टू गेन नॉलेज, टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ एंड टू कम्युनिकेट विद अदर्स, यानी कि इंडिपेंडेंट बनने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में गेन करने के लिए और दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक, यानी कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो आपके रिलेटिव्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ते थे या फिर बोलते थे। माई ग्रैंड मदर स्पीक हिंदी एंड अ लिटिल बिट ऑफ देयर रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी या ग्रैंड पेरेंट्स थे वो हिंदी तो बोलते ही बोलते थे, साथ में उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है थोड़ी बहुत वह भी बोल लिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, यानी कि वो अपना टाइम किस तरीके से स्पेंड करते थे और अब आप उनके साथ किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दे स्पेंड देयर टाइम रीडिंग रीजनल बुक्स, वॉचिंग टीवी एंड टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर्स। जो वो थे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो अपना टाइम बुक्स, जो रीजनल बुक्स होती हैं जैसे कि भगवद गीता होगी, रामायण होगी, वो पढ़ते हुए बिताते थे या फिर टीवी देखते थे और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत करते हुए अपना टाइम स्पेंड करते थे। आई स्पेंड टाइम विद देम बाय लिसनिंग टू देयर स्टोरीज, हेल्पिंग देम एंड सिटिंग विद देम, यानी कि हम जो हैं हम उनके साथ उनकी बातें सुन के, उनकी स्टोरीज सुन के, उनकी मदद करके और उनके साथ बैठकर जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। माई फेवरेट एक्सपीरियंस इज लिसनिंग टू देयर चाइल्डहुड स्टोरीज एंड लर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम देम, यानी मेरी जो फेवरेट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है उनके साथ उनकी स्टोरी को सुनना, उनकी जो चाइल्डहुड स्टोरीज होती थी उनको सुनना, और जो लर्निंग वैल्यूज़ होती थी यानी कि उसमें से कुछ जो सीखने लायक बहुत अच्छी बातें होती थी, वो मेरी बेस्ट फेवरेट एक्सपीरियंस या फिर चाइल्डहुड मेमोरी है उनके साथ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज समथिंग that the elderly in your family cannot do easily but enjoy watching them, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके फैमिली मेम्बर्स जो थे पहले नहीं करते थे पर आपको देखकर वो उस चीज़ को enjoy करते हैं। दे कैन नॉट यूज़ स्मार्टफोन्स ईजिली बट enjoy watching me them for my studies, यानी वो सब पहले जो थे फ़ोन को, स्मार्टफोन जो होते थे उनको यूज़ नहीं करते थे, पर अब हम अपने पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं। वो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, यहाँ ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड पार्ट दे रखा है ये देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स, यानी यहाँ पर आपको ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, इसमें ये वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इनके मीनिंग्स इनके लिखने हैं चैप्टर में से। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है, फर्स्ट वर्ड दे रखा है एक्साइटेडली, यानी विद ग्रेट एंथुजियाज्म। ठीक है, बिलीवेबल, समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड।
ठीक है, पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, इनहेबिटेट्स, जो पीपल एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनको इनहेबिटेट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है डिस्कशन। डिस्कशन यानी कि कन्वर्सेशन, अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी यानी कि एपिसोड। ठीक है, फोकस यानी कंसंट्रेट, मेन कैरेक्टर यानी कि प्रोटोगेनिस्ट, और डायरेक्टेड मतलब कि गाइड। ठीक है, सो यहाँ पर आपको इनकी मीनिंग लिखने थे, सो वो हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन कौन सा दे रखा है हमारे को। ये आपका पूरा चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाला ये पार्ट है इसमें। सो कंप्लीट द कॉज एंड द इफेक्ट टेबल गिवन बिलो कोस्ड बाय पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी, शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। यहाँ पे कुछ कॉज दे रखे हैं और कुछ इफेक्ट्स दे रखे हैं, सो हमको ये लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैक पेन से दे रखे हैं वो आपको लिखे हुए मिलेंगे, ब्लू पेन वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इफेक्ट का लिखा हुआ है, द मॉर्निंग पेपर अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम वन डे लेट। सो यहाँ पर लिखेंगे द विलेज वॉज फार अवे एंड देयर वॉज नो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, ये इसका कॉज है यानी कि इसका कारण है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है द ग्रैंड मदर कृष्णटका नेवर वेंट टू स्कूल, शी कुड नॉट रीड और राइट, वो कभी स्कूल नहीं गई तो इस वजह से जो है वो लिख और पढ़ नहीं पाती थी। ठीक है, थर्ड वाला है शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस इट विद देयर फ्रेंड्स। सो जो ग्रैंड मदर होती थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी स्टोरीज़ के बारे में, और फिर उन सबको पढ़ने के बाद अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस किया करती थी। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, द ग्रैंड मदर लिस्टन टू द स्टोरी एवरी डे फ्रॉम द नरेटर। ग्रैंड मदर रोज नरेटर से बैठ के उनके साथ उनसे एक स्टोरी सुना करती थी, बिकॉज वो खुद लिख या फिर पढ़ नहीं सकती थी। ठीक है, फोर्थ वन, द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। जो नरेटर हैं वो एक हफ्ते के लिए वेडिंग पे गए थे, सो उसका इफेक्ट क्या हुआ, द ग्रैंड मदर कुड नॉट फॉलो द स्टोरी एंड फील्ड हेल्पलेस एंड सैड। जो ग्रैंड मदर थी वो खुद स्टोरी नहीं पढ़ पाई, सो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी और अपने आप को हेल्पलेस समझने लगी थी। ठीक है, फिफ्थ वन देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या दे रखा है। ठीक है, यहाँ से ये रहा टेबल। ठीक है, द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, सो देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज अर्लियर। सो ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं जा पाई, जिसका कारण था कि गांव में जो थे वो स्कूल हुआ ही नहीं करते थे। ठीक है, सिक्स्थ का, द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। ग्रैंड मदर को काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा था स्कूल ना जाने पर, सो शी डिसाइड टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग एंड वर्क हार्ड टू बिकम लिटरेट। सो वो कभी स्कूल नहीं जा पाई, इसलिए उनको पछतावा हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वह पढ़ना लिखना सीखेंगी और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगी टू बिकम लिटरेट, यानी पढ़ा लिखा बनने के लिए। ठीक है, सो ये इस टेबल के आंसर्स थे हमारे। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज, इफ़ येस वाई एंड इफ़ नो देन वाई नॉट। यानी कि जो ये क्वेश्चन कह रहा है, जो नरेटर हैं उन्होंने ऐसा सोचा था, ऐसे एक्सेप्ट किया था कि जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो टीयर्स में होंगी, वो रो रही होंगी जब वो वापस आएंगी विलेज से। अगर हाँ तो ऐसा क्यों, और नहीं तो भी ऐसा क्यों। सो आपको उसके कंटेक्स्ट में अपना आंसर लिखना है। So, no, the narrator did not accept to see her grandmother in the tears because she had always see her as a strong and an independent person. So, जो narrator थी उन्होंने ऐसे accept नहीं किया था कि जो grandmother है वो रो रही होंगी, because उन्होंने हमेशा से अपनी grandmother को as a strong and an independent person के रूप में देखा है। She was surprised to see her grandmother crying due to her helplessness. ठीक है, सो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुई थी जब उन्होंने देखा कि ग्रैंड मदर रो रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही हैं अपने आप को और काफ़ी ज़्यादा सैड महसूस कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिज़ायर टू लर्न एंड रीड एंड राइट। यानी कि किस तरीके से नरेटर ने ग्रैंड मदर की जो नीड थी वो फुलफिल करी, उनको लिखना पढ़ना सिखाया। सो द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर बाय बिकमिंग हर टीचर। सो जो नरेटर थी वो ग्रैंड मदर की टीचर बन गई थी। ठीक है, शी टॉट हर हाउ टू रीड एंड राइट रेगुलरली। उन्होंने उनको बताया कि किस तरीके से रोज़ पढ़ा और लिखा जाता है। विद पेशेंस एंड डेडिकेशन With patience and dedication, finally grandmother was able to read a book on her own, fulfilling her desires. So पूरी dedication और hard work के साथ grandmother ने सीखा और at the end जो grandmother थी was able to read a book by her own and fulfilling her desire. जो grandmother थी उन्होंने पूरे hard work के साथ सीखा और end में वो किताब पढ़ने में भी सक्षम हुई और अपने desires को भी पूरा करने में सक्षम हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ से हमारा स्टोरी का सेकेंड पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ से
चेक योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, आपका पेज नंबर 9। ये बुक मैंने यहाँ पर इसलिए खोली हुई है ताकि आपको दिखे कि आपकी बुक में क्वेश्चंस कहाँ पर हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी मैंने यहाँ पे भी सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, बट फिर भी आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने यहाँ पर बुक ओपन करी है, ठीक है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाला ये पार्ट है। शेयर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ट्रू एंड फॉल्स दे रखी है। फर्स्ट दे रखा है द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कनाडा अल्फ़ाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस, यानी जो ग्रैंड मदर थी वो जो उनकी रीजनल लैंग्वेज जैसे जो थी कन्नड़ या कनाडा, उसके अल्फ़ाबेट्स पढ़ना लिखना जानना चाहती थी इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए। सो यस, इसका आंसर आएगा ट्रू, हाँ ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर आस्क समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्रा टू हर व्हील द नरेटर वॉज अवे, यानी कि जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने विलेज में काशी यात्रा जो उनकी एक स्टोरी बुक है वो रीड करने के लिए किसी को कहा था। सो फॉल्स, ये उन्होंने ऐसा किसी को भी नहीं कहा था, वो दुखी होकर हेल्पलेस होकर बैठ गई थी, ठीक है। थर्ड the narrator was the grandmother's first teacher and taught her how to read Kannada. Yes, the narrator was the grandmother's first teacher who taught her how to read and how to write. So true होगा इसका आंसर, ठीक है। फोर्थ वन देखते हैं। द ग्रैंड मदर बिलीव दैट देयर वॉज नो एज लिमिट ऑफ लर्निंग, यानी जो ग्रैंड मदर थी उनको ऐसा लगा कि लिखने और पढ़ने की कोई एज लिमिट नहीं होती, हम कभी भी चाहें किसी भी चीज़ को सीखना तो हम ऐसा कर सकते हैं। सो येस, ट्रू, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट देयर वॉज नो एज लिमिट ऑफ लर्निंग, ये बात सही है। सो ये जितनी भी ट्रू फॉल्स हैं, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से आती है, सो आप इन सबको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ, द ग्रैंड मदर टच द नरेटर्स फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर, यानी कि ग्रैंड मदर ने सीखने के बाद नरेटर के फीट्स को टच किया था, उनके पैर छुए थे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर, की एक टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो उन्होंने नरेटर के पैर छुए थे। सो ट्रू, यस, ये भी सच है इस कहानी के रेफरेंस में देखें तो, ठीक है। सिक्स्थ है द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस ऑफ हर ग्रैंड मदर मेड इन लर्निंग टू रीड, जो नरेटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है विद द प्रोग्रेस ऑफ हर ग्रैंड मदर, जो उन्होंने देखा कि रीडिंग और लर्निंग में, यानी वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे कि उनकी ग्रैंड मदर अच्छे से नहीं पढ़ रही या नहीं सीख रही। सो फॉल्स, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर्स देख सकते हैं क्या है। फर्स्ट का हमारा रहेगा ट्रू, फिर सेकेंड का फॉल्स, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का ट्रू, फिफ्थ का ट्रू एंड सिक्स्थ का फॉल्स, ठीक है। सो ये रहे आपके सामने आंसर्स। अगर आपको इन आंसर्स के पीडीएफ चाहिए सो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल बनाकर उस पर इन सबको पीडीएफ्स को अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से है हमारा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है आपकी स्टोरी का। सो ये पढ़कर आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स आपको देने हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं आपको। व्हेन आई कम बैक टू माई विलेज आई सो माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, आई वॉज सरप्राइज्ड फॉर आई हैव नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। व्हेन व्हाट हैड हैपेंड आई वॉज वरिड। अवा, सो वो उनको कहते थे अपनी ग्रैंड मदर को, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। आई यूज टू कॉल हर अवा विच मीन्स मदर इन द कनाडा स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटका, ठीक है। सो यानी कर्नाटका में मम्मी को अवा कहते हैं, जो उन्होंने अपनी कन्नड़ कर्नाटका लैंग्वेज में बोला, ठीक है। She noped but did not reply. I did not understand and forget about it. मैंने उनसे पूछा, उन्होंने नोट किया, यानी कि वो रो रही थी, सो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ अवर हाउस, यानी कि डिनर के बाद नाइट में जब हम अपने टेरेस पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून, ये गर्मियों की रात थी और फुल मून था उस दिन। अवा कम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड टच माई फोरहेड। सो वो आई, मेरे साथ बैठी और उन्होंने अपने हाथ से मेरे फोरहेड को टच किया, ठीक है। सो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट जो आपकी ही बुक से यानी स्टोरी से इससे लिया गया है। सो अब नीचे ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके आंसर्स देखते हैं, ठीक है। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टेल अस दैट द ग्रैंड मदर वॉज, यानी कि ये फ्रेज की नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। सो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग विल्ड या फिर अंडरस्टैंडिंग या फिर कंसिडरेट या फिर बोल्ड। सो इसका आंसर होगा स्ट्रॉन्ग एंड विल्ड, वो काफ़ी ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग थी, तभी वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कभी रोते हुए हमने उनको नहीं देखा। ठीक है, सेकेंड पार्ट दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दे रखा है, सो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ग्रैंड मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑल राइट बिकॉज शी माइट हैव बीन टू इमोशनल और टायर्ड टू रिप्लाई। सो इसका आंसर होगा इमोशनल। जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, इसलिए उन्होंने उसकी बात का रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, थर्ड है, आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूरल सेटिंग विद अ ट्रेडिशनल कस्टम। यानी आपको एक्सट्रैक्ट में से वो वाली लाइन लिखनी है जो एक रूरल सेटिंग यानी कि गांव की सेटिंग और एक ट्रेडिशनल कस्टम को जो है रिफ्लेक्ट करती है। सो ओपन टेरेस ऑफ अवर हाउस, समर नाइट्स एंड फुल मून्स, दिस शो आर रूरल ट्रेडिशनल सेटिंग। सो ये वाली जो लाइन है ना, ओपन टेरेस ऑफ अवर हाउस, समर नाइट्स एंड फुल मून, सो ये शो करती है ये शो करती है हमारे को रूरल सेटिंग और ट्रेडिशनल कस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, विच लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टेब्लिश्ड आर टेंडर एटमोसफेयर। यानी कौन सी लाइन एक्सट्रैक्ट में जो एक टेंडर एटमोसफेयर क्रिएट करती है। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फोरहेड, दिस लाइन शो अ टेंडर एटमोसफेयर इन द स्टोरी। ठीक है, फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट इज नॉट द एम्फेसाइज इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। यानी आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं या लाइंस दे रखी हैं आपके एक्सट्रैक्ट की, सो वो इसमें से बताना है कि कौन सी लाइन जो है हमारे एक्सट्रैक्ट को एम्फेसाइज नहीं करती। सो द इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंड मदर, द अफेक्शनेट बॉन्ड विद द नरेटर एंड हर ग्रैंड मदर, ये दोनों तो करते हैं। द ग्रैंड मदर रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, या फिर द नरेटर कंसर्न ऑफ हर ग्रैंड मदर। सो सी पार्ट, द ग्रैंड मदर रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन। ऐसा नहीं था, ग्रैंड मदर को कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ था कि वो पढ़ लिख नहीं पा रही अपनी एजुकेशन के ऊपर, बल्कि उनकी सोच तो ये थी कि सोचने की कोई भी उम्र नहीं होती, हम कभी भी किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है, सो ये वाली लाइन जो है एक्सट्रैक्ट से मेल नहीं खा रही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको एक और स्टैंजा दे रखा है, सेकेंड स्टैंजा। सो ये देख लेते हैं एक बार। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कनाडा अल्फ़ाबेट from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja Day during the Shera as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. यानी कि जो हमारी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो टुमारो ऑनवर्ड्स यानी कल से ही अल्फ़ाबेट्स जो है उनकी रीजनल लैंग्वेज के वो पढ़ना या सीखना स्टार्ट करेंगी और वो काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड करेंगी इसके लिए। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, यानी उन्होंने सरस्वती पूजा रखी है। ठीक है, सो उस दिन वो चाहती हैं कि वो अपने आप खुद से इंडिपेंडेंटली जो है नोवेल रीड करें। ठीक है, आई सो द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर, यानी मैंने उनके चेहरे पर वो डिटर्मिनेशन देखी किसी चीज़ को सीखने के लिए, पर फिर मैं उनके ऊपर मुझे अचानक से ही हंसी आई। अब एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। सो नरेटर जो है वो कहती है ग्रैंड मदर से कि एट द एज ऑफ 62 आप साल की हो गई हैं, आप इस एज में अल्फ़ाबेट्स लर्न करेंगी। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड्स आर ब्लिंकर्ड, यू वियर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क so much in the kitchen. Childishly I made fun of the old lady but she smiled. So यहाँ पर आपको जो है अवा का जो ग्रैंड मदर उनका करेक्टर स्केच अगर लिखने को आ जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं कि अवा इज़ एट द एज ऑफ 62 एंड her hair is grey, your hand is wrinkled and you wear spectacles and you work so much in the kitchen. ठीक है, तो ये उनका एक करेक्टर स्केच भी हो गया, आप देख सकते हैं। और फिर चाइल्डली जो था यानी बच्चों की तरह नरेटर ने अपनी ग्रैंड मदर का मजाक उड़ाया। ठीक है, और फिर भी वो हंसी, उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आगे क्या दे रखा है। सो एक सेकेंड। So for a good cause, if you determined you can overcome any obstacle, I will work hard, harder and nobody, but I will do it for learning. There is no age bar. यानी कि ग्रैंड मदर कहती हैं फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स, यानी कि अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, सो आप अपनी लाइफ में आने वाले किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, सो वो कह रही हैं आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मैं किसी भी चीज़ के लिए किसी से भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकती हूँ, बट आई विल डू इट फॉर लर्निंग, देयर इज़ नो एज बार। सो मैं सीखने के लिए ये सब करूँगी, किसी भी चीज़ की सीखने के लिए कोई एज बार नहीं होगा।
ठीक है। सो इस स्टैंडा से हमारे को बेसिकली ये समझ आता है कि ग्रैंड मदर जो हैं उनका ऐसा मानना है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई भी हमारी लाइफ में एज लिमिट नहीं होती, कोई ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं होता जो हमारे को किसी भी चीज़ को सीखने से रोक दे। सर ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। व्हाट डज द ग्रैंड मदर स्टेटमेंट आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट रिवल अबाउट हर करेक्टर, यानी कि ग्रैंड मदर कहती हैं आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। सो इसमें आपको उनका करेक्टर बताना है कि क्या करेक्टर उनका दर्शाता है। शी वॉन्टेड टू बी लिटरेट, she desires self-sufficiency, she wants to prove her intelligence to others, और she feel pressured by society to learn, यानी कि वो पढ़ी लिखी बनना चाहती थी, उनके अंदर एक डिज़ायर थी सेल्फ सफिशिएंसी की, और वो लोगों को ये प्रूव करना चाहती थी कि वो इंटेलिजेंट हैं, और या फिर वो सोसाइटी के प्रेशर में आकर ये सब चीज़ें सीखना चाहती थी। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, सॉरी इसका आंसर होगा बी, शी डिज़ायर सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट है fill in the blanks with the appropriate option from those given in the bracket. The grandmother determination shows that learning has no age limit, gender bias या फिर cultural barriers. So the grandmother determination shows that the learning has no age limit. ठीक है, third, complete the following sentence with the suitable, यहाँ पे क्या लिखा है, रीजन। ठीक है, द नरेटर लाफ्ड एट हर ग्रैंड मदर डिसीजन टू लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 62 बिकॉज द नरेटर थॉट द लर्निंग एट सच एन ओल्ड एज वॉज अनयूजुअल एंड डिफिकल्ट। सो वो इसलिए हंसी थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि लर्निंग करना इस एज में, इसी ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल और डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इस वजह से नरेटर जो है ग्रैंड मदर पर हंस रही थी। ठीक है, लिस्ट एनी 2 क्वालिटीज़ डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर। सो ग्रैंड मदर की 2 क्वालिटीज़ आपको डिस्प्ले करनी है जो आपने इस स्टैंजा में या फिर पूरी स्टोरी में पढ़ी। सो डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस उनका किसी भी चीज़ के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग अजम्पशन अबाउट हर ग्रैंड मदर। सो हम ये कैसे बता सकते हैं कि जो नरेटर है वो अपनी ग्रैंड मदर को लेकर काफ़ी ज़्यादा असम्पशंस बना रही थी। सो येस, द नरेटर इनिशियली मेक्स असम्पशन दैट द ओल्ड पीपल कैन नॉट लर्न ईजिली विच लेटर प्रूव्स रॉन्ग। सो वो ऐसा उन्होंने एक एजम्पशन बना रखी थी अपने माइंड में कि जो ओल्ड पीपल है वो अब कुछ नहीं कर सकते, वो ओल्ड हो गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। सो ये एजम्पशन जो थी वो बाद में रॉन्ग प्रूफ हुई। ठीक है, सो येस, द नरेटर इनिशियली मेक्स असम्पशन दैट द ओल्ड पीपल कैन नॉट लर्न ईजिली। सो ये जो असम्पशन थी बाद में रॉन्ग भी प्रूफ हुई कि येस, जो ओल्ड पीपल हैं वो भी पढ़ सकते हैं या फिर कुछ सीख सकते हैं इस एज में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दे रखा है। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आपको आंसर्स देने होंगे। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फील्ड एम्बेरस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड हर व्हील द नरेटर वॉज अवे। सो ये कह रहा है आपको ऐसा क्यों लग रहा था या आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रही थी जब नरेटर शादी पे गए थे, और सो वो किसी और को पढ़ने के लिए बोलना चाहती थी पर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रही थी। सो इसका आंसर होगा शी फील्ड एम्बेरस्ड बिकॉज शी वॉज इलिटरेट एंड डिपेंडेड ऑन अदर्स टू रीड फॉर हर। सो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो रही थी बिकॉज वो इलिटरेट थी यानी अनपढ़ थी, और वो दूसरों पर डिपेंड कर रही थी कुछ पढ़ने के लिए या फिर कुछ लिखवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ्ड एट हर ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62। यानी कि जो नरेटर है वो इनिशियली लाफ करते हैं अपनी ग्रैंड मदर की डिटर्मिनेशन पर कि वो एट द एज ऑफ 62 भी कुछ पढ़ना या लिखना चाहती हैं। सो द नरेटर लाफ्ड बिकॉज शी थॉट लर्निंग एट द एज ऑफ 62 वॉज डिफिकल्ट एंड अनयूजुअल। बिकॉज नरेटर को ऐसे लग रहा था कि 62 की एज में कुछ भी पढ़ना या लिखना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और अनयूजुअल होता है। ठीक है, थर्ड है व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा हैव इन बोथ द ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी। यानी कि क्या सिग्निफिकेंस था उस स्टोरी का काशी यात्रा का जो बोथ ग्रैंड मदर की लाइफ में और इस स्टोरी में आपको दिखा। सो काशी यात्रा इंस्पायर्ड द ग्रैंड मदर एंड इंक्रीज हर डिज़ायर टू लर्न रीडिंग। सो इस स्टोरी ने ग्रैंड मदर में काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर इंक्रीज कर दी फॉर रीडिंग एंड फॉर राइटिंग। ठीक है, व्हाट लेसन कैन वी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंड मदर सेक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट। सो ये कह रहा है कि हमारे को कौन सा लेसन सीखना चाहिए ग्रैंड मदर से उस एक्शन पर जब उन्होंने नरेटर के फीट टच किए। सो इट टीचर्स टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वैल्यू एजुकेशन एंड अंडरस्टैंड दैट लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट। सो ये कह रहा है यहाँ पर कि इससे हमारे को सीखना चाहिए
कि हमारे को अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके द्वारा जो हमें वैल्यू एजुकेशन दी जा रही है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए ये बात अपने जीवन में कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। ठीक है, दिस इज आवर 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन एंड क्वेश्चन 7। What does the following line tell us about the broader theme of the story? For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. So ये line दे रखी है आपको एक। सो इस line से आप क्या समझते हैं? So this line show us that with strong determination and a clear purpose, a person can overcome any difficulty. It highlights the theme that, यानी कि ये लाइन जो है हमारे को बता रही है कि पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड अ क्लियर पर्पस कैन ओवरकम एनी डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ. सो इट हाईलाइट्स दैट द थीम लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट एंड सक्सेस कम विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. सो इस लाइन में हमारे को बताया कि जिस पर्सन का भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है, वो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव कर सकता है. सक्सेस पाने के लिए वो हार्ड वर्क करे और डेडिकेशन से लगा रहे उस काम के लिए. सो वो किसी भी ऑब्स्टेकल को, आने वाली अपनी लाइफ में किसी भी ऑब्स्टेकल को ईजिली ओवरकम कर सकता है. ठीक है, 7th क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस. यानी कि ये कह रहा है हाउ इफेक्टिवली, किस तरीके से स्टोरी ने हाईलाइट किया है वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड सपोर्टिंग अ personal independence. So the story effectively show that education is important for personal independence. यानी कि ये स्टोरी जो है इफेक्टिवली हमारे को बताती है कि एजुकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर पर्सनल इंडिपेंडेंस, और हमारे को इस तरीके से किसी के ऊपर भी किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. ठीक है, द ग्रैंड मदर बिकम्स कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट. जो ग्रैंड मदर थी आफ्टर रीडिंग एंड राइटिंग, जब वो सीख गई पढ़ना लिखना, सो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई और सेल्फ रिलायंट हो गई, यानी अपने ऊपर है वो डिपेंड है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है. आफ्टर लर्निंग टू रीड प्रूविंग दैट एजुकेशन गिव अस फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. सो जब वो ग्रैंड मदर खुद पढ़ना लिखना जान गई, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि एजुकेशन जो है हमारे को फ्रीडम देती है और साथ ही साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी देती है. सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा महत्व है. ठीक है, सो ये क्वेश्चंस हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं. अब नेक्स्ट आगे हमारा स्टार्ट होता है वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन द कॉन्टेक्स्ट के. यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या करना है. ठीक है, सो ये देखते हैं, दीज एक्सप्रेशन हाइड एंड सीक इज यूज्ड इन द टेक्स्ट दैट इज कॉल्ड बायनॉमिनल. ठीक है, बायनॉमिनल्स आर एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स यूजुअली लिंक्ड बाय अ कंजंक्शन लाइक एंड or that are commonly used together in a fixed order. For example, odds and ends, rights or wrong. Match the binomials in column 1 with their meaning in column 2. You may refer to the dictionary. So यहाँ पर आपको कॉलम वाइज दे रखे हैं, column 1 एंड column 2. सो आपको ये मैच करना है कि कौन सी जो ये दो वर्ड है कौन सी स्टेटमेंट से मैच हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली. सो ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपको सिंक और स्विम. ठीक है, सो सिंक और स्विंग का मीन्स होगा यहाँ पर सक्सेड और फेल्ड विदाउट हेल्प. ठीक है, नेक्स्ट है ऑन एंड ऑफ, यानी समटाइम्स और ओकेजनली. थर्ड, मिक्स एंड मैच, पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़. ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है ऑल और नथिंग. सो इसका आंसर होगा समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल. ठीक है, पार्ट एंड पार्सल दे रखा है यहाँ पर आपको. सो इसका आंसर होगा कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, सेकेंड वन, यानी कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे 6th वाला, पिक एंड चूज, यानी चूज ओनली द बेस्ट. ठीक है, सोनर और लेटर, एट सम टाइम इन द फ्यूचर. ठीक है, 8th वन इज लीव्स एंड बाउंड, यानी इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली. सो ये था हमारा मैच द फॉलोइंग कॉलम वाइज जो दे रखा था आपको. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे. सो यहाँ पर दे रखा है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो. सो ये वर्ड्स आपको रीड करने हैं जो दे रखे हैं. बेसिकली आप इनसे सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर बोला नहीं है. सो अनहैप्पी, शी फेल्ट अनहैप्पी आफ्टर लूजिंग द मैच. अनयूजुअल, इट वॉज एन अनयूजुअल डे बिकॉज इट रेन इन द समर. अनफॉर्चुनेटली वी मिस्ड द बस. ठीक है, irrespective, we help everyone irrespective of their background. Independent, India become independent in 1947. ठीक है, आफ्टर दैट आपको यहाँ पर ये फ्री मिक्स दे रखे हैं यहाँ पर
आपने ये पहले भी पढ़े होंगे अपने क्लासेस में, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। दीज वर्ड आर मेड बाय एडिंग सूटेबल प्रीफिक्स लाइक यू एन आई आर और इन, यानी कि प्रीफिक्स यानी किसी भी वर्ड के आगे जो ये इस तरीके से लगते हैं तो इनको प्रीफिक्स कहा जाता है, ठीक है। सो टू गिव एन अपोजिट और नेगेटिव मीनिंग टू द वर्ड्स, नाउ मेक द वर्ड्स बाय एडिंग द सूटेबल प्रीफिक्स गिवन इन द बॉक्स टू द वर्ड्स from the text in column 1. write the prefix word in column 2 or example has been done for you. so ये आपको नीचे ये prefix दे रखे हैं यू एन, इम, डिस, इन, मिस और एक्सेट्रा। सो ये वर्ड्स लगाकर आपको इनके आगे एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। सो इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, पॉपुलर, अनपॉपुलर, ठीक है, बिलीफ, डिसबिलीफ, इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आगे दे रखा है कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है, ये था हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे को जो ये थर्ड वाला दे रखा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द 5 वर्ड्स with the prefix from the story and make sentence using each of them. सो यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि स्टोरी में से 5 वर्ड्स लेने हैं आपको और उनके आगे प्रीफिक्सेस लगाकर आपको उनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सो यहाँ पे सेम एज पार्ट सेकंड मैंने लिखा हुआ है। सो ये भी आंसर, यही आंसर होगा आपका थर्ड का, ठीक है। प्रीफिक्सेस के आगे लगाकर यहाँ पर हमने इनके सेंटेंसेस जो थे वो बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। In the sentence I knew then that my student has passed with flying colors, the phrase passed with flying colors is an idiom. It means outstanding performance. यानी कि सेंटेंस में बोला I knew that my students has passed with flying colors, यानी कि मेरे को पता है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो flying colors यानी कि अपने एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास होंगे। सो द फ्रेज पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स इज़ एन ईडियम, ये एक ईडियम है यानी कि एक मुहावरा है। सो इट मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इसका मतलब, ठीक है। सो यहाँ पर मीनिंग ऑफ द ईडियम, द फ्रेज पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स टू पास विथ वेरी हाई मार्क्स और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। एग्जाम्पल, शी पास हर एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, ये था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो यहाँ पर इसमें अगेन आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखा है। सो नाउ मैच द ईडियम्स रिलेटेड टू लर्निंग गिवन इन द कॉलम 1 विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2, यू में रेफर टू अ डिक्शनरी, यानी आपको इनके मीनिंग के साथ इनको मैच करना है। सो इसका आंसर देख लेते हैं। कॉलम 1 टू हिट द बुक्स, यहाँ पे आपको फर्स्ट दे रखा है टू हिट द बुक्स यानी कि टू स्टडी सीरियसली, ठीक है। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, टू बी अनेबल टू रिमेंबर, ठीक है। टू लर्न द रूल्स, टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे फोर्थ का आंसर। टू रेस वंस ब्रेन यानी टू थिंक वेरी हार्ड, ठीक है। टू लर्न बाय हार्ट, टू मेमोराइज समथिंग। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग है टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है नाउ यूज दिस ईडियम इन सेंटेंस फॉर योर ओन। अब आपको ये जो ईडियम्स दे रखे थे अब आपको इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। सो यूज दिस ईडियम इन सेंटेंसेस। आई हैव एग्ज़ाम टुमारो सो आई मस्ट हिट द बुक्स, यानी कल मेरा एग्ज़ाम्स था तो आज मैंने बुक्स को हिट कर दिया, यानी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। आई ट्राई टू रिमेंबर हिज नेम बट ड्रू अ ब्लैंक। It took me some times to learn the rules of the new game. I raised my brain to solve the questions. She learned the poems by heart for the competition. He burned the midnight oil to complete his projects. ठीक है, सो ये सब था, इसी idiom को यूज़ करते हुए आपको जो थे सेंटेंस फॉर्मेशन करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला जो है ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। यहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ना है और वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम। सो इसमें बॉट और आई हैव बीन पब्लिश ये होगी आपकी वर्ब। सेकेंड वाले में आई न्यू दैम दैट माई स्टूडेंट हैज़ बीन पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। सो न्यू और हैड पास्ड आपका यहाँ पे वर्ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको अगेन अब फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, यहाँ पे आंसर्स हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। सो यहाँ से आपको
फिल करना है इनको। सो व्हेन द delegates dash at the conference the keynote speaker dash the sessions। so यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में आपका आएगा arrived एंड सेकंड में आएगा had already began। ठीक है, सेकंड वाले में आएगा learn और started यहाँ पर, एंड द थर्ड वाला जो है सी वाला उसमें आएगा स्टार्टेड और हैड इंश्योर्ड। डी वाले में आपका आएगा रिकॉग्नाइज्ड और हैज़ एक्सिक्यूटेड, एंड ई वाला जो है इसमें आएगा लॉग्ड इन और हैड ऑलरेडी डिस्कस। सो ये है आपके आंसर्स, आप देख सकते हैं इजीली। मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन नहीं कर रही बिकॉज फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड में फिर से वही है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। सो ये रहे इनके आंसर्स। यहाँ पे ये आपको पैराग्राफ फॉर्म में दे रखे हैं। सो ABCDEFGHIJ करके मैंने यहाँ पर ये आंसर दिए हैं। ए में टुक, बी में रिव्यूड, हैड स्पेंड सी में, डी में डिस्कस्ड, ई ओपन आएगा ई में, एफ में सेट, जी में हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, एच में हरिड, आई में हैड कंप्लीटेड एंड जे में आपका आंसर है इंजॉयड। सो ये थे आपके आंसर जे तक के। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका लिस्टन एंड रिस्पॉन्स। You will listen to a speaker talk about digital literacy. As you listen, complete the following sentence with 1 and 3 exact word that you hear. Transcript for teacher on page number 259. So यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखे हैं, आपने डिजिटल लिटरेसी के बारे में पढ़ा या सुना होगा, सो उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, लिटरेसी दीज डेज इंक्लूड द एबिलिटी टू यूज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसमें आएगा आपका। डिजिटल लिटरेसी इज ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल डाटा। ठीक है, और पर्सनल डेटा। डिजिटल लिटरेसी इनेबल द एल्डरली टू यूज डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल लिटरेसी इनकरेज यूजिंग द इंटरनेट सेफ्टी बाय हेल्पिंग अस रिकॉग्नाइज फेक न्यूज़ एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। ठीक है, द नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन हेल्प्स पीपल अक्रॉस द कंट्री बाय इम्पार्टिंग डिजिटल स्किल्स। ठीक है, ये होगा आपका इन सब का आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं आपकी ये दे रखी है स्पीकिंग एक्टिविटी। स्पीकिंग एक्टिविटी, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या करना है। यस, जो आपको ये स्पीकिंग एक्टिविटी दे रखी है, सो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्या करना है, टर्न कोट इज अ टाइप ऑफ अ सोलो डिबेट where the speaker argues for and against a topic switching slides after certain periods of time। so यहाँ पर आपको डिबेट से रिलेटेड कुछ दिया गया है, जहाँ पर जो स्पीकर होते हैं फॉर में और अगेंस्ट में, यानी इन फेवर में और उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। सो चूज योर टॉपिक एंड स्पीक फॉर एंड अगेंस्ट फॉर नॉट मोर देन 1 minute ईच। सो 1 मिनट के लिए आपको ये 2 टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से किसी एक के में फेवर में या फिर अगेंस्ट में आपको बोलना है। सो टॉपिक 1 है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग। यानी कि आप क्या ऐसा लगता है कि न्यू लैंग्वेज हमारे को सीखनी चाहिए पार्ट ऑफ आवर मदर लैंग्वेज को छोड़ के कोई और लैंग्वेज जो है हमारे को सीखनी चाहिए। ठीक है, सो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सो इसके आंसर हम 2 उसमें देंगे, एक तो इन फेवर में और एक इन अगेंस्ट में। सो ठीक है, फॉर यहाँ पे हमारे को हमने इसका आंसर जो है फेवर में दे रखा है। सो टू बिगिन, ठीक है, टॉपिक ये देख सकते हैं आप। ठीक है, टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू स्पीक फॉर द टॉपिक। सबसे पहले आपको ये बोलना होता है कि मैं किस टॉपिक के बारे में बोल रहा हूँ। माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आपको ये भी मेंशन करना है कि आप इन फेवर में हो या फिर इन अगेंस्ट में। सो ठीक है, माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़ दैट इट हेल्प अस कम्युनिकेट विद मोर पीपल्स। यानी कि इन फेवर में मैं ये बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि नई लैंग्वेज को सीखना हमारे को हेल्प करता है दूसरे बंदों के साथ कम्युनिकेशन में, यानी और ज़्यादा बंदों के साथ कम्युनिकेशन करने में और कम्युनिकेट करने में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इंक्रीज आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। यानी कि जो हमारी नॉलेज इंक्रीज करती है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है डिफरेंट कल्चर्स को लेकर। ठीक है, इन एडिशन टू दैट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द फ्यूचर। ठीक है, एडिशनली देखें सो ये हमारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है इन फ्यूचर इसको भी इम्प्रूव करती है। ठीक है, आई स्ट्रांगली फील दैट लर्निंग अनदर लैंग्वेज मेक अ पर्सन मोर कॉन्फिडेंट एंड इंटेलिजेंट। यानी कि स्ट्रांगली मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पर्सन को किसी दूसरी लैंग्वेज के बारे में जानना या उसके बारे में पढ़ना लिखना उसका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और उसकी इंटेलिजेंसी जो है उसको इंक्रीज़ करता है। देयर इज़ नो डाउट दैट
नोइंग मल्टीपल लैंग्वेज इज़ अ ग्रेट एडवांटेज। सो ये ऐसा कोई डाउट नहीं है कि किसी दूसरी लैंग्वेज को जानना हमारे लिए नुकसानदायक होगा, ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए ग्रेट एडवांटेज होगी। सो ये तो हमारा आंसर हो गया इन फेवर में, यानी कि जो हमारा इसके फेवर में क्या हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। अब हमारे को देखना होगा इसके अगेंस्ट में। सो अगेंस्ट में देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्री लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, देयर आर टू साइड्स टू दिस टॉपिक। मैनी पीपल कैन लिव कंफर्टेबली यूजिंग देयर ओन लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कोई दूसरी लैंग्वेज जो है उसको जाने या उसके बारे में पढ़े लिखें। ठीक है, सो यहाँ पर हर टॉपिक की टू साइड्स होती है। सो मैनी पीपल कैन लिव कंफर्टेबली यूजिंग देयर ओन लैंग्वेज। बहुत सारे लोग जो ऐसा हैं वो उनको मानना ऐसा कि हम अपनी ही मदर टंग लैंग्वेज को कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो डाउट दैट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टुक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। सो किसी दूसरी न्यू लैंग्वेज को सीखना या उसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स का काम है। इफ़ आई कुड मेक अ पॉइंट हेयर, स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव हैवी स्टडीज, सो एडिंग अनदर लैंग्वेज कैन क्रिएट अ प्रेशर। सो जैसे कि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स के पास उनकी स्टडीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, वो स्टडीज़ ही उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं आजकल। सो एडिंग अनदर लैंग्वेज कैन क्रिएट प्रेशर। सो किसी दूसरी लैंग्वेज के बारे में जानना या सीखना उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर देगा। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर दैट नॉट एवरीवन नीड्स मल्टीपल लैंग्वेज फॉर देयर डेली लाइफ। सो हम ऐसा जानते हैं कि हर किसी को अपनी लाइफ में एक से ज़्यादा लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही नीड होती है। सो टू पुट इट इन अ फ्यू वर्ड्स, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़ यूजफुल बट नॉट एसेंशियल फॉर एवरीवन। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को टॉपिक 2 दे रखा है, लर्निंग कैन हैपन ओनली व्हेन यू आर यंग। सो यहाँ पर ये हमारे को नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है कि लर्निंग तभी सीख सकते हैं जब आप यंग हो कोई न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए। सो ठीक है, अब इसके इन फेवर और अगेंस्ट में। सो टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू स्पीक फॉर द टॉपिक। माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज़ दैट यंग माइंड्स आर मोर एक्टिव एंड कैन लर्न फास्टर। सो मेरे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लगता है कि यंग माइंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं लर्निंग में और काफ़ी ज़्यादा फास्टर होते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चिल्ड्रन हैव बेटर मेमोरी and grasping power. In addition to that, they have fewer responsibilities, so they cannot focus more on learning. I strongly feel that early learning builds a strong foundation for the future. There is no doubt that childhood is that best time to learn new things. So ये था इसके कॉन्टेक्स्ट में कि जब बच्चे होते हैं, हम छोटे होते हैं या यंग होते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से ईजिली सीख सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा इसका आंसर इन फेवर में। अब अगेंस्ट में इसका आंसर है, ऑन द अदर हैंड लर्निंग इज़ नॉट लिमिटेड टू अ यंग एज, देयर आर टू साइड्स टू द टॉपिक। एडल्ट्स कैन ऑल्सो लर्न विथ experience and understanding. There is no doubt that learning is a lifelong process. If could make a point here, many people learn new things even in old age. I'm pretty sure that determination matters more than age. So to put in a few words, learning can happen at any stage of life. So ये था हमारा इसका in against में इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। सो ये वही था जो अभी हमने करा इन अगेंस्ट। और अगेन यहाँ पर आपको दे रखा है एक राइटिंग टास्क। ठीक है, राइटिंग टास्क में देख लेते हैं इसमें। एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, you strongly believe that students can contribute significantly in promoting adult literacy. Write a letter to editor of a local newspaper emphasizing the importance of students' participation in adult literacy camps conducted by various organizations. Discuss the benefit of such initiatives for both students and societies. Suggest effective ways to spread awareness and encourage more students to volunteer for this noble कोर्स। सो इसको लेकर ये टॉपिक दे रखा है आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट इन रोल ऑफ एडल्ट लिटरेसी कैम्प। सो इसके बिहाफ पे आपको एक लेटर टू एडिटर लिखना है। सो लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है। सो सबसे पहले आता है ऊपर आपका नाम जो भी है, देन आपका एड्रेस आता है जो भी आपका एड्रेस होगा, देन डेट आती है इस फॉर्मेट में लाइक 6 अप्रैल 2026। इस तरीके से आपको नहीं लिखना, ये करेक्ट फॉर्मेट का वे होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट रोल इन एडल्ट लिटरेसी। स्टूडेंट्स का रोल क्या है एडल्ट लिटरेसी में। ठीक है, देन सर मैडम आता है। सो दिस इज़ विद द रेफरेंस टू रीसेंट रिपोर्ट्स ऑन द इशू ऑफ एडल्ट लिटरेसी पब्लिश्ड इन योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर
As a concerned citizen, I would like to draw attention towards the importance of student participation in adult literacy programs. A large section of society still lack basics reading and writing skills, which affects the daily life and growth. ठीक है, the issue at the end affects not only individuals but overall development of society. Literacy leads to unemployment, lack of awareness, and a poor decision making. It imperative that we take steps to reduce these problems. Students being educated, energetic, can play a vital role in spreading knowledge. Such an initiative nature a sense of responsibility emphasis among students, which helping adults become self-reliant. A possible solution to this issue would be organize more literacy camps in the school and local communities. One effective ways to address this might be encouraging students to volunteer through awareness campaigns and school programs. Authorities should also support such initiatives by providing them proper resource and guidance. I hope this letter gets published in your newspaper so that more people become aware and contribute to this noble cause. Yours truly, and यहाँ पर आपका नेम. सो ये बेसिकली लिटरेसी को लेकर ही था, काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में था, आपको ईजिली समझ में आ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दे रखा है. यहाँ पर आपको ये लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट दे रखा है. यहाँ पर आपको बताना है कि इन सबको डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या कहते हैं. लाइक ग्रैंड मदर को कन्नड़ भाषा में अवा कहते हैं. सो इस तरीके से हिंदी भाषा में दादी या फिर नानी, देन तमिल में पाती, बंगाली में थकुमा एंड मराठ में आजी. इस तरीके से ग्रैंडफादर को क्या कहते हैं, मदर को, फादर को, सिस्टर को एंड ब्रदर को. सो ये कंप्लीट चार्ट है, आप ये देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है डू यू नो. ये जो आपको दिख रहे होंगे हाईलाइटेड वर्ड्स में, नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी. सो इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेके लिखना है. देन आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, और जो यहाँ पर ऊपर आप ये दे रखे हैं द अर्लियर लिटरेसी प्रोजेक्ट, इसके बारे में, और कल्चरल लिटरेसी के बारे में. सो इनके बारे में आपको थोड़ा लिखना है, 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट्स में. सो यार आपके फर्स्ट वाले का आंसर द नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी के बारे में. देन ये आपका सेकंड फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में. ठीक है, आप इनमें से ही पढ़ के भी लिख सकते हैं, या फिर आपको जो नॉलेज है उसके बिहाफ पे लिख सकते हैं. अर्ली लिटरेसी प्रोजेक्ट के बारे में, देन फिर कल्चरल लिटरेसी के बारे में. ठीक है, ये देख सकते हैं आप. और फिर एंड में आपको ये एक एक्टिविटी दे रखी है, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट विच बुक और मैगजीन दे एंजॉय रीडिंग, बाय अ कॉपी फॉर इट एंड प्रेजेंट इट टू देम एज अ गिफ्ट. यानी आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है और ये जानना है कि उनको कौन सी मैगजीन या बुक पढ़ना अच्छा लगता है, और फिर आपको उनके लिए उसकी कॉपी लाकर उनको एज अ गिफ्ट या फिर प्रेजेंट के रूप में देनी है. सो ठीक है, आंसर है यू कैन राइट लाइक दिस. I talked to my grandparents and asked about their favorite books, magazine. They told me that enjoy reading religious book and newspaper. सो उन्होंने मुझे बताया कि उनको रिलीजियस बुक्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ना पसंद है. माई ग्रैंड मदर लाइक्स रीडिंग रामायणा एंड माई ग्रैंड फादर एंजॉय रीडिंग द डेली न्यूज़ पेपर. सो आई बॉट अ कॉपी ऑफ देयर फेवरेट बुक एंड गिफ्टेड इट टू दैम. बट they were very happy and appreciate my efforts. This activity helped me understand the interest and spend quality time with them. So इस एक्टिविटी ने मेरी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो थी वो इंक्रीज़ की, और मैंने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम बिताया. ठीक है, सो ये था हमारा इस फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा हाउ आई टोल्ड माई ग्रैंड मदर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको इसका PDF चाहिए तो ये भी बताएं, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ आपको इसी तरीके से ही चाहिए या फिर किसी और तरीके से चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें. थैंक यू.